प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा कक्षा 9 विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षा आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। इसी कड़ी में मैं आपको अणु क्या है इसके बारे में लिखवा रहा था। आज मैं तत्वों के अणुओं के बारे में बताऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि तत्व कौन कौन से द्विपरमाणु होते हैं और कौन कौन से बहुपरमाणु होते हैं, कौन कौन से तत्व एक परमाणु होते हैं। तो सबसे पहले हम तत्वों के अणुओं की बात करें। हमारा पॉइंट है आज का तत्वों के अणु। देखिए तत्वों के अणु क्या है। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु के द्वारा संरचित होते हैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि कोई भी तत्व होता है, उस तत्व में जितने भी परमाणु पाए जाएंगे वो सब एक ही प्रकार के संरचित होते हैं। जैसे आर्गन मान लिया हमने, ए आर्गन है, हीलियम है। जैसे अनेक तत्वों के परमाणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश जो धातु होती हैं उनमें ऐसा नहीं। किनमें नहीं होता ये बात? अधातु। जैसे ऑक्सीजन को लें, ऑक्सीजन अधातु है और ऑक्सीजन को आपने देखा होगा, ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2 होता है। ऑक्सीजन अणु दो ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर के बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणु अणु भी कहते हैं। तो हमारा पॉइंट लिखेंगे आज हम द्विपरमाणु अणु। मैंने आपको ये बताया कि किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संरचित होते हैं। ठीक है, आप इसे लिख लेंगे कि ऑक्सीजन अणु दो ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है। ऑक्सीजन अणु दो परमाणुओं से बनता है। कैसे बनता है? ऑक्सीजन अणु दो परमाणुओं से बनता है, इसीलिए आपको पता होगा इसे द्विपरमाणु अणु कहते हैं। इसलिए ऑक्सीजन को द्विपरमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको द्विपरमाणु अणु कहते हैं। किसी तत्व के एक अणु में एक ही परमाणु द्वारा निर्मित हो तो उसे हम क्या कहेंगे? एक परमाणु कहते हैं। एक परमाणु किसी के साथ मिलते हैं। एक परमाणु यानी कहने का तात्पर्य यह है कि किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु के द्वारा किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संरचित हो गया है। किसी एक परमाणु अणु कहते
हैं, जैसे AR, जैसे क्या आर। एग्जाम्पल हमने ले लिया किसका, आर्गन का। और ऑक्सीजन द्विपरमाणु का है, हाइड्रोजन द्विपरमाणु का है, नाइट्रोजन द्विपरमाणु का है, क्लोरीन द्विपरमाणु का है, ये सब क्या है द्विपरमाणु। तो और इसका उदाहरण ऑक्सीजन के अलावा लेना चाहिए इसके एग्जाम्पल, द्विपरमाणु अणु के एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो यहाँ लिख दो द्विपरमाणु अणु। इसमें O2 ऑक्सीजन, N2 नाइट्रोजन, H2 हाइड्रोजन, N2O2 H2, और भी अगर आप नाम लिखना चाहे हाइड्रोजन नाइट्रोजन, क्लोरीन लिख लो, और क्या नाम ऑक्सीजन लिख लो, ये सब द्विपरमाणु है। देखो सब में दो दो लगा हुआ है, सब में क्या लगा हुआ है, दो दो लगा हुआ है, तो ये द्विपरमाणु अणु कहलाते हैं। इसके अलावा बहुपरमाणु अणु, चतुर्परमाणु अणु, जैसे फास्फोरस क्या है, चतुर्परमाणु अणु। फास्फोरस क्या है, चतुर्परमाणु अणु, यानी जिसमें 4 परमाणु से मिलकर के बना हुआ हो, जैसे P4। फास्फोरस क्या कर दिया, P4। सल्फर S8, तो बहुपरमाणु अणु कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, बहुपरमाणु अणु के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले हम परमाणुता की परिभाषा लिखेंगे। इसको अगर आपने लिख लिया हो तो ठीक है, देखिए आप इसे लिख लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो अब आप देखिए परमाणुता किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लिखेंगे। परमाणुता के बारे में किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले, किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले, किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले, किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को होने वाले परमाणु की संख्या को उस अणु की परमाणुता कहते हैं। परमाणुता किसे कहते हैं, किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की क्या कहते हैं, परमाणुता कहते हैं। ठीक है भाई, अब आप आ जाइए परमाणुता सारणी पर। मैं आपको यहीं पर एक परमाणुता सारणी बता देता हूँ। परमाणुता सारणी में आपको पता चल जाएगा, जैसे अधातु है, आर्गन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, फास्फोरस है और सल्फर हो परमाणुता। इसके आधार पर अपन लिख सकते हैं कि अधातुओं में तो परमाणुता सारणी कैसी है, धातुओं में परमाणुता सारणी कैसी है। देखिए यहाँ एक तरफ आपने सबसे पहले परमाणुता सारणी अधातु, सबसे पहले देखो आर्गन है, मैंने उसमें
नाम हो गया। क्या हो गया? तत्व का नाम। और ये हो गई परमाणुता। ठीक है, यहां मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक, अब आप इसमें क्या करते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे कि भाई क्या है, धातु प्रकार के ये सारे कार्बन है एक परमाणु के। चाहो तो आप यहाँ एक परमाणु लिख दो, एक परमाणु, ये तो क्या है परमाणु। उसके बाद में आर के बाद हीलियम लिख दो, H। हीलियम भी कैसा है जानते हो, एक परमाणु, सेम हो गया। उसके बाद द्वितीय परमाणु को ले लो, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, है ना, ये सब क्या है द्वितीय परमाणु। द्वितीय परमाणु में लिख देंगे O2, द्वितीय परमाणु H2, द्वितीय परमाणु Cl2, क्लोरीन, द्वितीय परमाणु N2, द्वितीय परमाणु। ये सारे द्वितीय परमाणु। अब इसके बाद में आपको मैं धातुओं में जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस को बोलते हैं पी, सूत्र होता है P4, है ना। ये क्या हो गया, जैसे P4, तो इसको बोलेंगे फास्फोरस चतुष्परमाणु। चतुष्परमाणु हो गया, कैसा हो गया, यह चतुर्परमाणु बोल दो चाहे चतुष्परमाणु बोल दो, बात तो वही है। चतुष्परमाणु हो गया, या चतुर्परमाणु बोलोगे तो वह यहाँ आ जाएगा, इतना ही फर्क पड़ेगा, चतुर्परमाणु में यहाँ आ जाएगा। और यदि आप S बोल रहे हो, इसके नीचे दिखना S8 होता है, तो सल्फर ये बहुपरमाणु होता है। कैसा होता है, ये होता है बहुपरमाणु। कैसा होता है, बहुपरमाणु। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सामने ArHeO2 H2Cl2 N2P4 और S8 बहुपरमाणु तक आ गए हैं। ये आपका क्या कहलाएगा, एक एक परमाणु, द्वितीय परमाणु, चतुर्परमाणु और बहुपरमाणु सारणी तैयार हुई। अब यदि हम धातुओं में देखें तो धातुओं में एक परमाणु कौन कौन से, जैसे सोडियम है, आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर, ये सब एक परमाणु है। तो इसी क्रम में अगर आप मान लीजिए परमाणु का सारणी में आगे लिख दें हम, चलो इसको मिटाता हूँ पहले, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं इसे हटा देता हूँ और बहुपरमाणुता पे आ जाएगी। बहुपरमाणुता की परिभाषा भी तो मैं लिखवा दूंगा, आप चाहो तो परमाणुता की मैं यहीं पर लिखवा दूँ कि परमाणु के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान होता है उसे हम बहुपरमाणुता कहते हैं, लेकिन इसको परिभाषा को थोड़ा आगे लिखवा दूंगा। चलो अभी मैं आपको यहाँ हाँ भाई, अब देखिए आपको मैं परमाणुता धातु में लिखवा देता हूँ। परमाणुता धातु, अब परमाणुता धातु में आप लिखते चले जाइए तत्वों के नाम। जैसे ये तो हो गया तत्व नाम, ये हो गया परमाणु। तत्व नाम और परमाणुता में देखेंगे तो लिख देंगे तत्व नाम और परमाणुता में कि जैसे तत्व का नाम सोडियम है, ये लिख देता हूँ, सोडियम नाम है, एक परमाणुता होगी इसकी, एक परमाणुता होगी सोडियम के बाद आप आयरन ले लो, एल्युमिनियम ले लो, कॉपर ले लो, है ना, आयरन Fe, ये भी एक परमाणुता हो गया, एल्युमिनियम ले लिया,
द्वारा ही होता है, एक प्रकार के परमाणु के द्वारा होता है। इसके पश्चात आपका अगला पॉइंट है यौगिकों के अणु। तो इसे आप लिख लिया हो तो ठीक है, मैं आपको यौगिकों के अणु कैसे लिख सकता हूँ। पॉइंट हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है यौगिकों के अणु। देखिए भैया, तत्व, यौगिक और मिश्रण की परिभाषा तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब यौगिक के अणु की बात चल रही है। मैं आपको एक बार अपनी परिभाषा को दोहरा दूँ। तत्व जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं उन्हें हम तत्व कहते हैं। यौगिक दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित क्रम में मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं। और मिश्रण में दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में एक अनिश्चित अनुपात में मिल जाते हो, वो क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। ये परिभाषा मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ। अब मैं आपको बात कर रहा हूँ यौगिक की, कि यौगिक क्या होता है? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में अगर परस्पर जुड़ जाते हैं तो यौगिक का निर्माण हो जाता है, जिससे मैं आपको यहाँ एक सारणी बना करके दिखाऊंगा। लिखो यौगिक के अणु। यौगिक के अणु में पहले यौगिक के अणु की परिभाषा, यौगिक की परिभाषा है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर एक निश्चित अनुपात में परस्पर क्या करते हो? जुड़ करके यौगिक का अणु बनाते हो। परस्पर जुड़ करके और यौगिक का अणु बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? अब मैं आपको यौगिक, उनके संयुक्त तत्व और उनका द्रव्यमान आदि लिखवा देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ तो लिख दो अपना यौगिक, यहाँ लिख दो आपका संयुक्त तत्व, और उसके अलावा फिर तीसरी बात लिख दीजिए कि जो द्रव्यमान अनुपात है ना, उसके बारे में द्रव्यमान अनुपात। अब आपको भली भांति इस बात का पता होगा, जैसे यौगिक H2O है। H2O क्या है? यौगिक, क्योंकि हाइड्रोजन के दो है, ऑक्सीजन का एक है। तो इसमें कौन कौन से तत्व हैं जो आपस में जुड़ रहे हैं? जल लिख दिया H2O, यहाँ मैं इसको ब्रैकेट में जल लिख देता हूँ, पानी लिख दो, एक ही बात है। इसमें देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों ने आपस में मिलकर के एक निश्चित अनुपात में क्या किया है? यौगिक जल का निर्माण किया है। और ये इसमें 1:8 में विद्यमान रहते हैं। इसमें रहते हैं 1:8 में रहते हैं, तो 2:16 लिखेंगे, 1:8 हो जाएगा, काटते हैं। इसी प्रकार से जैसे आप उदाहरण नेक्स्ट लिया अमोनिया, NH3, उसे कहते हैं अमोनिया। अमोनिया NH3 हो गया। देखो अमोनिया में नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के अलावा इसमें हाइड्रोजन है। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात देखो कैसा है? N बराबर तो कितना हो गया? 14, और H बराबर हो गया 3, 14:3। किसमें मिले हुए हैं ये? 14:3 में। उसी तरह आप आगे भी देख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड देखो, कार्बन डाइऑक्साइड को लोगे CO2,
यहाँ क्या क्या चीजें हैं, कार्बन है और ऑक्सीजन है। अब कार्बन CO2, कार्बन तो 12 हो गया और ऑक्सीजन 14 गुना 32, 12-32 का अनुपात हो गया है, 12 और 32। अगर इसको काटना चाहेंगे तो देखो 6 और 16, 6 को काट देंगे आगे 3 और यह 8 हो जाएगा, 3 और 8, यानी 3:8 में आपका कार्बन डाइऑक्साइड। नाम क्या आ गया इसका, कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से आपके ये भिन्न भिन्न तत्व मिलकर के क्या कर रहे हैं, आपको यौगिकों का निर्माण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको अब यहाँ बहुपरमाणुकता की परिभाषा लिखवा देता हूँ, अणु में क्या है ये लिखवा दूंगा, उसके बाद में आप रासायनिक सूत्रों को लिखने पर वाले पॉइंट पे आ जाएंगे। आपकी ये सारणी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसे ठीक है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटा पता चल गया होगा। H2 में हाइड्रोजन के 2 है, एक ऑक्सीजन का है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों लिखा है 1:8 में। अमोनिया में नाइट्रोजन है ना, ये अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो लिख रखा है। नाइट्रोजन का परमाणु बाहर होता है 14 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो 3 है तो 3, 1 गुणा 3 करेंगे 3 हो जाएंगे। कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 गुना 32 हो जाएगा और 12:32 यानी 3:8 में चले जाएंगे, है ना। तो इस तरह से ये द्रव्यमान अनुपात आपके सामने आ गया है। देखिए भैया आगे, अब मैं आपको यहाँ पर एक बार परमाणुकता की परिभाषा लिखवा देता हूँ कि ये बहुपरमाणुकता क्या होती है, कि परस्पर यौगिकों का निर्माण कर देते हैं, जो बात मैं आपको बता चुका हूँ कि धातु अणु और कुछ अन्य तत्व अणु जैसे कार्बन के अणुओं की संरचना को हम दें, है ना, तो उनके अणु में ऐसे परमाणु बंधे हुए हैं जैसे, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि बहुपरमाणुकता परमाणु के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान होता हो उसे हम बहुपरमाणुकता कहते हैं। क्या लिखते हैं बहुपरमाणुकता के बारे में, परिभाषा में आपको बता चुका हूँ बहुपरमाणुकता की। अब आप यहाँ अणु क्या है लिख रहे हैं, चिन्ह लगाइए, अणु क्या है। अणु के बारे में लिख देंगे, धातु और अधातु संयुक्त यौगिक आवेशित कणों को बना करके निर्मित होते हैं। इन आवेशित कणों को ही आयन कहते हैं। ये धनायन एवं ऋणायन 2 प्रकार के आयन होते हैं, जैसे आपने Na और Cl के बारे में पढ़ा। देखिए अणु क्या है इसके बारे में अपन लिखते हैं। आयन क्या होते हैं ये भी आप जानते हैं, आयन धनायन और ऋणायन 2 प्रकार के आयन होते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कि अणु क्या है, नहीं आयन क्या होता है। कंप्लीट आपका अणु क्या है ये पॉइंट। अब मैं आपको बताऊंगा कि आयन क्या है। इसी में इसको हटा दिया और इसकी जगह मैंने लिख दिया आयन क्या। देखो प्रत्येक तत्व यह चाहता है कि उसका बाह्यतम कोश पूर्ण भर जाए और वो एक उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास प्राप्त कर ले, अर्थात बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित करने के बाद वो एक अक्रिय गैस जैसा व्यवहार करके स्थायी हो जाए। ये प्रत्येक तत्व करना चाहेगा। इसके लिए चाहे वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करे, इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन को चाहे ग्रहण करे, या इलेक्ट्रॉन की क्या करे वो साझेदारी करे। किसी न किसी प्रकार से
निश्चित रूप से अपने भाइयों को उसको स्थायी बनाना चाहता है। तब किसका निर्माण होता है? आवेशों का निर्माण होता है। धातु और अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। उनके ऊपर क्या पाए जाते हैं? आवेश पाए जाते हैं। इन आवेशित कणों को क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। यह तो ऋणावेश होता है या फिर क्या होता है? धनावेश होता है। तो सबसे पहले आयन क्या है हम लिखेंगे? धातु एवं अधातु युक्त यौगिक, धातु एवं अधातु युक्त, धातु और अधातु से जो युक्त यौगिक होते हैं उनमें किसके द्वारा निर्माण होता है? उनका आवेशित कण के द्वारा। धातु एवं अधातु युक्त यौगिकों का निर्माण, धातु एवं अधातु युक्त यौगिकों का निर्माण आवेशित कणों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आवेशित कणों के द्वारा होता है। इन आवेशित कणों को ही क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। इन्हें आवेशित कणों को, इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। इन आवेशित कणों को क्या कहते हैं भाई? इन आवेशित कणों को आयन कहा जाता है। इन आवेशित कणों को आयन कह देते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है। अब आयन क्या है? पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर 2 में हम लिख देंगे। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिख देंगे हम लिख देंगे कि आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का क्या होता है? ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान हो। जिस पर नेट आवेश विद्यमान हो। क्या कहेंगे उसको हम? जब नेट आवेश विद्यमान हो तो उसे हम क्या कहेंगे? आयन कहते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन होता है, एक ऋणायन। अभी धनायन और ऋणायन बनते कैसे हैं? बनते कैसे हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊं। देखो, यदि किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया जाता है, उस पर
किसी तत्व द्वारा अष्टक पूर्ण करने में यदि किसी तत्व द्वारा अष्टक पूर्ण करने में अपने बाह्यतम कोश हेतु इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है उस पर ऋण आवेश उपस्थित होता है। ऋण आवेश उपस्थित होता है। इस प्रकार से धनावेश का और ऋण आवेश का निर्माण होता है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे सोडियम और क्लोरीन का उदाहरण ले लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मैं इसे आपको आगे बताऊंगा कि आयन क्या होता है, लिख लिया होगा। धातु एवं अधातु युक्त यौगिकों का निर्माण आवेशित कणों की तरह होता है। आवेशित कणों को आयन एक आवेशित परमाणु का ऐसा समूह होता है इस पर नेट आवेशित परमाणु दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। यदि किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया जाता है तो उस पर प्लस आवेश निर्मित होता है। यदि किसी तत्व द्वारा अष्टक पूर्ण करने में अपने बाह्यतम कोश हेतु इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो इस पर ऋणावेश होता है। ये बात आपको मैं बता चुका हूँ। अब आप ले लीजिए जैसे उदाहरण आयन का बनना ले रहे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझाता हूँ। जैसे देखिए, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन NaCl का बनना। इसका बनना ले रहे हैं NaCl का बनना ले रहे हैं। अपन जानते हैं Na आवर साइड में परमाणु क्रमांक संख्या है उपस्थित इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक संख्या के बराबर ही होते हैं। की संख्या उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है। आप जैसे मान लीजिए तो आप देखेंगे कि ये S कक्ष हो गया, ये P कक्ष मान लो, जैसे KLMN मान रहे हो तो KLMN मान लो। ये K कक्ष है, ये L कक्ष है, ये M कक्ष है और ये आगे से यहाँ इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। K कक्ष में मान लीजिए सोडियम के 2 हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास अगर देखा जाए तो 2 8 1 होता है। 11 हो गया, कितना हो गया 2 8 1। अंदर वाले कक्ष में दोनों में 1 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये पूरा हो गया। इसके बाहर वाले कक्ष के अंदर 2 4 2 6 और ये 2 8। ये कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जबकि इसके बाद में इसके अंदर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये आपके सामने Na का है, इसका है Na। उसी तरह से हम यहाँ देखें Cl
उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 7। कैसे होगा? जैसे इसका लिख दिया तो 2 8 1 होता है ना, तो उसी तरह से इसका होगा 2 8 7। यानी इसको ये एक डोनर हो सकता है, वो एक रिक्वायरमेंट में है, उसको एक की आवश्यकता है, ये एक दे सकता है। तो 2 8 7 कितना हो गए? 2 8 7। जैसे मान लीजिए ये क्लोरीन का है, ये अंदर वाला कक्ष, ये उससे बाहर वाला कक्ष, ये उससे बाहर वाला कक्ष हो गया। जैसे ये है Cl, अंदर वाले कक्ष में तो हो गए, ये कक्ष पूरा है। उसके पश्चात ये कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और उसके बाद में इसके कितने हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसमें देखिए, इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और इसका अष्टक पूर्ण हो गया। इसका क्या पूर्ण हो गया भाई? अष्टक पूर्ण हो गया इसका। यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया। अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाने के बाद देखिए स्थिति क्या है। इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, इसका ये कक्ष खत्म हो जाएगा। उसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, इसके बाहर कोशिश हो गई, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और क्लोरीन ने अपना अष्टक पूर्ण कर लिया है। स्थायी तत्व ये भी स्थायी 2 8 हो जाएगा और उसमें कितना रह जाएगा? 2 8 8 हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर आवेश आएगा Na+, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा इसके ऊपर आ जाएगा Cl-। इस प्रकार से एक एक इलेक्ट्रॉन आपके सामने इस तरह से सोडियम और क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। आज मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा। इसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट हमारा रासायनिक सूत्र लिखना कल के वीडियो में आपको बताया जाएगा। आज आप इसका ही एक स्क्रीनशॉट ले लें। आपका